ये वही चैप्टर्स की लिस्ट मैंने लिखी है जो आप कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम में हमें डर कहां से लगता था, अब चूंकि मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया, जो कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स हुआ करता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई। यार जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की कि भाई चैप्टर रिड्यूस होने का नतीजा क्या होने वाला है। क्या प्रॉब्लम्स अब टफ पूछे जाएंगे या फिर प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगे या फिर सेम टू सेम लेवल रहेगा। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे माइंड में ये भी आ रहा है कि यार जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो तो रिड्यूस हो गई हैं, तो आगे की जर्नी हम कैसे तय करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को हम फेवरेट रखेंगे। क्योंकि जो चीजें हम लोग बताते थे या जो चीजें आपको लगती थी कि यार नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक जेईई का फेवरेट है, ये आएगा ही आएगा, वो भी रिड्यूस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल रीजनिंग से 4 नंबर गारंटीड थे, दैट इज रिड्यूस्ड। और कुछ ऐसी चीजें यार, जैसे सपोज आपने लिमिट एज ए सम का नाम सुना होगा, वो भी बहुत ही फेवरेट चल रहा था, वो भी रिड्यूस हो गया है। प्लेन सीजी क्वेश्चंस आते थे, पूरा का पूरा प्लेन रिड्यूस हो गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया वाला सिलेबस है इसके हिसाब से कौन से 10 चैप्टर्स और उन 10 चैप्टर्स की कंप्लीट एनालिसिस कि उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक अब इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, ताकि बहुत ही इजीली सिर्फ इन्हीं 10 चैप्टर्स में हम 50 से 60 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर लें, एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी और बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से। पहली बात आती भाई स्टैटिस्टिक्स की। बहुत ध्यान से समझना एक एक बात, तभी जाके काम बनेगी भाई। अब चूंकि मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया, जो कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स हुआ करता था, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस भी हटा दिया। तो या तो HND पूछता था या तो स्टैट्स पूछता था, तो ये भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो मैं यहां से आपको गारंटी करता हूं कि ये +4 मार्क्स आपके कंफर्म करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई यहां से क्या पूछने वाला है। आपने नाम सुना होगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ही चीज पढ़नी होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही हल्का सा डिफरेंस इन दोनों में। इस पे बार बार सवाल पूछा गया है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिए थोड़े बहुत, जैसे 5 टर्म दे दिए, छठवां नहीं दिया, वो फाइंड करने को दे देता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन स्टैट्स में होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आई होप स्टैटिस्टिक्स की बात आपको समझ में आ गई होगी क्या पढ़ना है। अब भैया समझो 3D से 3 से 4 सवाल पूछते थे, NCERT लेवल, इजी लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन अभी के लिए ये भी हटा दिया गया है। यहां से 3D में से बेटा प्लेन हट चुका है। इट मींस अब जो सबसे इजी वाला पोर्शन है, जो सबसे इजी पोर्शन पूछा जाता है लाइंस, अब लाइंस ही पूछा जाने वाला है। और मान के चलो 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज पढ़ लेना, लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, लाइन की इक्वेशन पढ़ लेना, इंटरसेक्शन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन 3D वाले में। तो डेफिनेटली आपका काम होने जा रहा है। तो अभी भी इजी, ये भी इजी पोर्शन। वेक्टर में से यार 3D वाले पार्ट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इन्होंने हटा दिया है। अब आसान आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे सवाल पूछ दिया, या फिर सिंपल आपसे वेक्टर अलजेब्रा पे सवाल पूछ दिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। इजी हो गया, देखो वेक्टर भी 3D भी, क्योंकि प्लेन से लगता था आपको डर, वो भी खत्म हो चुका है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चंस बनते कहां से था, आप इमेजिन करो। क्वेश्चंस बनते थे यार स्पेशल सीरीजेस से, जहां पे इन्होंने यूज किया था सिग्मा को। सिग्मा यूज करने का मतलब भैया हम बात कर रहे थे, ये अगर कुछ हमने लिखा हुआ है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये इन्होंने कंप्लीटली हटा दिया है। स्पेशल सीरीजेस में हम बात करते थे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ये इन्होंने हटा दिया है। इट मींस कहने का कोई सेंस ही नहीं, इन्होंने मेथड ऑफ डिफरेंस भी हटा दिया है। यानी स्पेशल सीरीज नहीं पूछा जाने वाला। तो डेफिनेटली आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो AM एंड GM एंड HM वाले रिलेशन पे। पहला ये हॉट टॉपिक हो गया। दूसरा इंसर्शन ऑफ, इससे क्योंकि कम आज तक सवाल पूछा यार, इंसर्शन ऑफ AM एंड GM NCERT में भी दिया, हर जगह दिया हुआ है, इजी टॉपिक है, टॉपिक मैंने करा भी रखा है।
AM एंड GM, इंसर्शन ऑफ AM एंड GM से भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक 2 से 3 मात्र उन्होंने सवाल पूछे हैं। ये 2 हॉट टॉपिक्स हो गए। इनफाइनाइट जीपी पे जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम्स इन्होंने सवाल पूछा और इस बार भी पूछा जा सकता है। तीसरा, जब आप एनसीईआरटी का यार एक अलग से पेज देखोगे, आप एनसीईआरटी खरीदोगे या डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पे एक स्पेशल सीरीज है e⁻x वाली। इस चीज को हमें स्किप नहीं करना है, ये जरूर करके जाना है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने रैंकर्स के इसी चैनल पे करा भी रखे हैं, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज ऐसा कुछ देता था सिग्मा 1/2n फैक्टोरियल, ऐसा कुछ दे दिया है ना, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैंने 4th नंबर की प्रायोरिटी पे रखा है, बिकॉज इन्होंने यार नेचुरल नंबर ही हटा दिया, एजीएस हटा दिया, रेयरली इस पे जा सकते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में एक जगह ये मेंशन्ड है, सो मुझे लगता है कि भाई ज्यादा हमें चांस नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये भी हमें करके जाना है। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमारे यहां से फिक्स है। अब मैं बात करूंगा बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम में हमें डर कहां से लगता था? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में यार अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज बना दिया भाई, कुछ भी वहां पे लिखा हुआ है NC0 × NC1, इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बच्चे डरते थे यार। जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ये सारी चीजें तो आप निकाल ही लेते हो, है ना, निकाल तो पाते ही हो। तो बाइनोमियल थ्योरम्स अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, बाइनोमियल थ्योरम पर आप अभी फोकस कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर यहां पे आप ला सकते हो। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? जनरल टर्म, दूसरा मिडिल टर्म जरूर पढ़ लेना आप, मिडिल टर्म, और जो सबसे फेवरेट मुझे यहां पे लग रहा है जो पूछ सकता है, ध्यान से समझो, फाइंडिंग रिमाइंडर। आपने ऐसे सवाल जरूर देखे होंगे कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 201 टू द पावर फला फला कुछ दे दिया है, इसको रिमाइंडर बताओ अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके का सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी सवाल आजकल पूछा जा रहा है, 200 का पावर 9/7 इस तरीके से दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये वाला मुझे अभी लग रहा है कि भाई यहाँ पे हॉट टॉपिक होने जा रहा है। सो रिमाइंडर और ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला जरूर एक बार करके जाना। ये भी मैंने टॉपिक मेनियम दिखा दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, टॉपिक मेनियम का कंप्लीट बना के रखा हुआ है। तो ये हो गई भाई 5 चैप्टर की बात, जहां से आप डेफिनेटली 7 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये वही चैप्टर्स की लिस्ट मैंने लिखी है जो आप कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो, लो इनपुट हाई आउटपुट आप यहां पे दे सकते हो। अब बात करते हैं अगले 5 चैप्टर्स की। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आपने एक देखा होगा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हटाया जिसका हमें कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने हटाया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो मुझे लगता है, एक तो हमारे पास ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज बाय डिटरमिनेंट में ऐसा अगर कुछ है तो हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? ये इन प्रॉपर्टीज की बात जहां तक ये नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा होगा जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तब कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को मैं भी हटाया हो। तो डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसे छोड़ के जाओ, क्योंकि यहीं से सवाल ये वाले बनते हैं एडजॉइंट ऑफ, और ये प्रॉपर्टी कहां से निकलती है? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से ही निकलती है। और यहाँ पे ये मेंशन नहीं कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़ती हैं। तो ये वाले भी क्वेश्चंस आप करके जाना भाई कि इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला तो मस्ट है, पहला नंबर पे हो गया। पॉइंट नंबर 2, आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल, जो कि 100% चांस होते कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, तो क्रैमर्स रूल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। तीसरा है भाई आपको आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना, कौन सा है भाई? कैली हैमिल्टन थ्योरम कहोगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो हमें सॉल्व करना होता है इनवर्स से मल्टीप्लाई वगैरह करके, वो वाला जरूर करके जाना है। तो ये 3 चीज जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब घुमाना होता है तो फिर ये आ जाते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसको भी आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। इन्होंने सिर्फ एक चीज हटाया, इसमें से कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली जेईई में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जेईई में वो पूछा ही नहीं जाने वाला है। सो डेफिनेटली आप डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो ये मस्ट है। जो सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के भाई हैं कौन? बर्नौलीज इक्वेशन। ये ज्यादातर पूछा जाता है, बाकी सब इजी भी है ना। अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस का तो आपको एग्जैक्ट फॉर्म दिख जाता है, रिड्यूसिबल वेरिएबल फॉर्म, दैट इज आल्सो इजी, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। एरिया अंडर कर्व में इस बार आप एनसीईआरटी में देखोगे, है ना, इसमें तो नहीं, जेईई में तो नहीं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ
एरिया जो बीच वाले कर्व्स की, जैसे अगर मैं कोई दो कर्व्स इंटरसेक्ट कराता हूं इस तरीके से, है ना, ये और ये मान लो कुछ बाहर ओहर के एरिया कहीं से कुछ घुमा फिरा के इन्होंने कह दिया ये बन गई भाई, तो ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ बिटवीन एरिया पूछेगा, आउटसाइड द कर्व एरिया नहीं पूछा जाना है। तो यहां पे मुझे जहां तक लगता है कि इस बार एयूसी में कठिन नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स इजी रहेंगे। तो अगर आपको डेफिनेटली कुछ सर्टेन ग्राफ्स याद है, जैसे सर्किल का इक्वेशन क्या है ना, पैराबोला का इक्वेशन क्या, कहां पे क्या इंटरसेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली आप यहां पे काम कर सकते हो, बहुत आसानी से आप यहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो इसको हमें एकदम स्किप नहीं करना है, बस हमें करना क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स को आपको देख के रखना है भाई कि कैसे प्लॉट होगा, कैसे ड्रॉ होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में से इन्होंने क्या हटा दिया है, क्या हटाया है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यार। और आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कठिन सवाल बनते कहां से थे, डेफिनेटली आप कहने जा रहे हो ज्योमेट्री वाले पोर्शन से, और वहीं पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज होता था। अभी कहां से सवाल बन सकता है, अभी इजी सवाल बनेगा। एक सवाल बड़ा ही फेमस है एनसीईआरटी में भी, जेईई में सबसे आसान, कि फाइंड द रियल पार्ट, या फिर ऐसे बोलता है कि अगर ये प्योरली रियल है फाइंड थीटा, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो फाइंड थीटा। ये एक सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्होंने हटा दिया, तो पॉइंट नंबर 2 या फिर प्रॉब्लम नंबर 2 कहां से बन सकता है, भाई साहब डी मोइवर्स थ्योरम। इन्हें क्यों भूल रहे हो, ये तो भैया सबसे अच्छी चीज है, ये आप जरूर करके जाना, यहां से आपके सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं। तो ये दो चीजें हमें स्किप नहीं करनी है। लास्ट में मैंने इलिप्स एंड हाइपरबोला क्यों लिखा, डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा थोड़ा डर सभी को लगता है, क्योंकि फोबिया बैठ जाता है क्लास 9 10 10 से ही कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं आती। बट ट्रस्ट में यार, इलिप्स एंड हाइपरबोला एकदम से अलग चीज है। और इस बार के सिलेबस में आप देखोगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हटा दिया इन्होंने, पूरा का पूरा टेंजेंट गायब कर दिया भाई साहब, टेंजेंट भी नहीं पूछा जाने वाला है। स्ट्रेट लाइन में भी काफी चीजें उन्होंने रिड्यूस कर दी। इट मींस अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सवाल बनेंगे 2020 के पहले जैसे बनते थे, या तो लोकस वगैरह बन जाता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर रखा है इनका, ठीक है, मैं यहां से अगर आपसे पूछूंगा एक रिलेशन बताओ जिसमें इसेंट्रिसिटी ए और बी दोनों रिलेट हों। हाइपरबोला की इक्वेशन है आपके पास, ए बी दिया, इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा, सोचो कितना आसान, कितना आसान। फोकाई वगैरह पूछ लिया, तो डेफिनेटली अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ही करके जाते हो, मत करो टेंजेंट नॉर्मल, लेकिन बेसिक लेवल का इलिप्स एंड हाइपरबोला करके जाते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर यहां पे आप करने जा रहे हो। सो इलिप्स एंड हाइपरबोला एकदम नहीं स्किप करना है, बहुत बढ़िया से करके जाना है। तो यार ये 10 चैप्टर्स थे, 10 चैप्टर्स की कंप्लीट एनालिसिस विथ लो इनपुट हाई आउटपुट, और मैंने हर चैप्टर को एलाबोरेट किया है कि हमें किस किस पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करना है। और जहां तक मुझे लग रहा है यार कि अगर इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो डेफिनेटली मैथ इज गोइंग टू इजी एंड फिजिक्स इज गोइंग टू बी हार्ड। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से हम बनाएंगे। बाकी कैसी लगी आपको यह जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।